अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ ज़ाकिर बीजापुर से। जैसे इसी टॉपिक पर यानी हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद सबक से पुर्तगीज़ यानी पुर्तगालियों को पढ़ा था। पुर्तगालियों में कौन आए, कौन सा मल्ला था, उस मल्ला का नाम क्या था, वास्को दा गामा जो पहले आया, और फिर यहाँ उनका गवर्नर कौन था, उनका वाइस राय कौन था, ये तमाम मालूमात हमने हासिल किए हैं। आइए उन चार अक़वाम में पुर्तगीज़, डचस, ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ और फ्रांसीसी फ्रेंच, इन चार में हमने एक को पढ़ा है, पुर्तगालियों को। आइए दूसरी की तरफ चलते हैं हम। दूसरी कौम है जो डच है। आपको एक बात बताऊं मैं कि डच जब पुर्तगीज़ आए और यहाँ से अपना माल या तिजारत का माल लेकर यूरोप जाते थे, तो पुर्तगाल में लिस्बन नामी एक बंदरगाह थी, लिस्बन पोर्ट जिसे कहा जाता है। वो लिस्बन बंदरगाह पे जब माल उतरता था तो डच के ताजिर वहाँ से माल ख़रीदते और अपने इलाकों में जाकर फ़रोख्त करते। वहाँ उनकी तिजारत वहाँ चल रही थी। लेकिन जब 1580 ईस्वी में पुर्तगाल मुल्क स्पेन में जम हो गया। क्या नुक्ता मिल रहा है हमें यहाँ पे कि पुर्तगाल मुल्क स्पेन में कब जम हुआ, यानी मर्ज हुआ। जम होना मतलब मिल गया, मर्ज हो गया। कब जम हुआ भाई? 1580 ईस्वी में। पुर्तगाल मुल्क 1580 ईस्वी में स्पेन में जम हो गया, मर्ज हो गया। तो लिस्बन बंदरगाह पे डच कौम को खरीदो फरोख्त पे पाबंदी लग गई, उन्हें कोई माल नहीं दिया जाने लगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी हिंदुस्तान जाएं और वहाँ से तिजारत शुरू करें। तो वो हिंदुस्तान आए, आकर अपनी तिजारती कोठी नहीं बनाए, बाद में बनाए 1605 में, क्योंकि अंग्रेज़ों के बाद आता है। अंग्रेज़ों के बाद ये जो है अपनी तिजारती कोठी बनाए। पुर्तगालियों के बाद हिंदुस्तान को डच आए। 1602 ईस्वी में उन्होंने हॉलैंड में, वो नीदरलैंड से आए थे, हॉलैंड में उन्होंने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर कंपनी का आगाज़ किया। और वही उन्होंने 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हिंदुस्तान में मछलीपट्टनम में कायम किया। देखिए कितने निकात मिल रहे हैं हमें। 1580 में पुर्तगाल जम हो गया स्पेन में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर कंपनी बनाई 1602 में। फिर 1605 ईस्वी में उन्होंने हिंदुस्तान में मछलीपट्टनम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपनी तिजारती कोठी बनाई या कंपनी बनाई 1605 में। उसके बाद वो यहाँ पे रहे, लेकिन बहुत दिनों तक वो रह ना सके। उनके कुछ वजूहात हैं जो मैंने यहाँ पे दर्ज किए हैं। नाकामी की वजह यानी वजूहात, नाकामी की वजूहात, जैसे अंग्रेज़ यहाँ पे डोमिनेंट रहे, फ्रांसीसी यहाँ पे कुछ अरसे तक डोमिनेंट रहे, डच और पुर्तगीज़ डोमिनेंट नहीं रहे। पुर्तगीज़ हिंदुस्तान को पहले आए 1498 में, लेकिन 1961 तक रहे, आज़ादी के बाद तक, लेकिन डोमिनेंट नहीं रहे। एक इलाके में मुख्तस होकर रह गए, गोवा में मुख्तस होकर रह गए। लेकिन डचस ने हिंदुस्तान में ज़्यादा डोमिनेट नहीं हुए, बल्कि यहाँ से चले गए। कैसे? उनकी वजूहात हैं। जंग, मैंने एक नुक्ता लिखा है, जंग मैं वजाहत कर दूं आपको कि ये यहाँ अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के साथ
हमेशा उलझा करते थे, जंगों में उलझ जाते थे, जिसकी वजह से इनके पास दूर से इन्हें ताकत या कमक मुहैया नहीं हो सकती थी, नहीं मिलती थी, तो जिसकी वजह से वो बिखर गए और अंग्रेज और फ्रांसीसियों का मुकाबला पूरी तौर पर नहीं कर सके। एक वजह। दूसरी वजह, डच या डचेस वो अपनी पूरी तवज्जो जो मसाले जात होते थे, स्पाइसेस, वो हिंदुस्तान के बजाय ज़्यादातर तवज्जो अपनी जनूब मशरक़ी जज़ायर पर, जैसे इंडोनेशिया है, मालाबार है, इन जज़ायर पर मरकूज कर दी और वहाँ जाकर वो स्पाइसेस या मसाले जात हासिल करना चाहते थे। वो वहाँ पे तवज्जो दिए, बल्कि हिंदुस्तान पे ज़्यादा कंसंट्रेट या तवज्जो अपनी मरकूज नहीं किए। फिर उसके बाद इनका नाकारा इंतज़ामात, इनके मतलब इनका जो कंपनी थी या इनके जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, उसका इंतज़ाम सही नहीं था। कंपनी के ऑफिसर्स अपने कंपनी की ट्रेडिंग को छोड़कर तिजारत के अलावा, कंपनी के साथ की तिजारत के साथ अलावा वो अपनी पर्सनली तिजारत करना शुरू किए, पर्सनल ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए, पर्सनली तिजारत करना शुरू कर दिए, तो जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सा नुकसान हुआ। और इन वजूहात की बिना पर डच हिंदुस्तान में टिक न सके और वो हिंदुस्तान से अपना रुख जनूब मशरक़ी जज़ायर पर मरकूज कर दिया, यानी वहाँ चले गए, उस तरफ अपना रुख कर दिए। तो इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो है अंग्रेज आते हैं, तो अब हम अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों हम अंग्रेज पढ़ रहे हैं। अंग्रेज पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज आए। तो अंग्रेज सबसे पहले बरतानिया में उन्होंने सोचा, ताजिर पेशा लोगों ने, ट्रेडर्स ने, कि पुर्तगीज और डच हिंदुस्तान से मालो दौलत कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी इस मैदान में आगे बढ़ेंगे। तो वहां के ट्रेडर्स ने एक मीटिंग की 22 सितंबर 1599 ईस्वी को, 22 सितंबर 1599 ईस्वी को एक मीटिंग की और इस मीटिंग में इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, ट्रेडर्स एसोसिएशन। वो बनाकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, कंपनी के नाम से उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया। और वो एसोसिएशन उस दौर की मलिका एलिजाबेथ अव्वल से इजाजत तलब की, इजाजत हासिल की कि हम हिंदुस्तान जाएंगे और हिंदुस्तान में तिजारत करेंगे, हिंदुस्तान से तिजारती ताल्लुकात हम भी कायम करेंगे, जैसे पुर्तगीज और डचेस कर रहे हैं। तो मलिका एलिजाबेथ अव्वल ने अपना फरमान जारी कर दिया, यानी इजाजत दे दी उन्हें कि आप जाइए और तिजारत कीजिए, जिसमें 15 साल का पीरियड था उनका वो। खैर, उसके बाद में अंग्रेज ने, यानी वो एसोसिएशन ने सर थॉमस रो को अंग्रेज सफीर, यानी अपना सफीर बनाकर हिंदुस्तान रवाना किया। और हिंदुस्तान में सर थॉमस रो आकर मुगल शहंशाह जहांगीर से मिले और जहांगीर से इजाजत तलब की। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान आकर हिंदुस्तान में आपके इलाकों में तिजारत करना चाहते हैं। तो मुगल शहंशाह जहांगीर ने सर थॉमस रो, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सफीर थे, उनको इजाजतनामा दे दिया। यानी कहाँ कहाँ उन्होंने इजाजत ले ली? सूरत, अहमदाबाद, भरूच,
कासिम बाजार, कलकत्ता, ढाका, यहाँ तिजारत करने की इजाजत उन्होंने हासिल की। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सबसे पहली तिजारती कोठी सूरत बंदरगाह पर बनाई गई। बिजनेस पॉइंट उनका, बिजनेस सेंटर सूरत बंदरगाह बनाई गई। जैसे पुर्तगालियों की केरला रियासत में थी और डचेस की मछलीपट्टनम में पहली, फिर अंग्रेजों की सूरत बंदरगाह पर पहली तिजारती कोठी थी। अंग्रेज सर थॉमस रो यहाँ से इजाजत लेकर चले गए और अंग्रेज यहाँ पे तिजारत के तौर पर ताजिर बनकर बिजनेस करने के लिए तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आए। जितने भी अक़वाम हमने 3 पढ़े हैं वो तमाम तीनों अक़वाम हिंदुस्तान को तिजारत की गर्ज से ही आए हैं और बाद में यहाँ के सियासी मामलात में दखलंदाजी करते गए और वो एक बाद दीगरे यहाँ के इलाकों पर काबिज होते गए। तो दोस्तों एक पॉइंट मैं बताऊं, जब पुर्तगीज आए तो बम्बई का जो दलदली इलाका था, बम्बई के इलाके में, मुंबई में पुर्तगालियों की इजारादारी थी। पुर्तगाली वहां पे डोमिनेंट थे, उनके मातहत बॉम्बे था या उनके कब्जे में मुंबई था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की शहजादी कैथराइन और इंग्लिस्तान के शहजादे चार्ल्स दुवम की शादी हो गई। कौन थे नो? पुर्तगाल की शहजादी थी कैथराइन और इंग्लिस्तान के शहजादे चार्ल्स दुवम, दोनों की शादी हो गई। कब? 1661 ईस्वी में। तो दोनों की शादी हो गई, पुर्तगाली शहजादी कैथराइन और इंग्लिस्तान के शहजादे चार्ल्स दुवम। जब इनकी शादी हुई तो बम्बई का जो दलदली इलाका था वो पुर्तगालियों के मातहत था, पुर्तगालियों की इजारादारी में था। तो पुर्तगाल कैथराइन की शादी में चार्ल्स दुवम को दहेज में दिया गया, दहेज में डाउरी के तौर पर दिया गया। और फिर ये चार्ल्स दुवम ने 1668 ईस्वी को अंग्रेजों को 1668 ईस्वी में बम्बई का इलाका चार्ल्स दुवम ने जो डाउरी के तौर पर, दहेज के तौर पर बम्बई को हासिल किया था, अंग्रेजों को किराए पे दिया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब अंग्रेज की जो एसोसिएट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दहेज में आया हुआ था बम्बई का इलाका, चार्ल्स दुवम ने अंग्रेज कंपनी को दिया और सालाना 10,000 रुपये, सालाना इतनी रकम चार्ल्स दुवम को दी जाएगी, ये तय पाया। तो दोस्तों इसी तरह से, जिस तरह से ये दहेज में आया हुआ इलाका चार्ल्स दुवम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी उसे सालाना एक मुख्तस रकम देगी, इसी तरह से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शहंशाह से हैदराबाद, गुजरात, बंगाल वगैरह जो है सालाना 3,000 रुपये देकर बगैर किसी टैक्स अदा किए के तिजारत करने की इजाजत हासिल कर ली। और अंग्रेज तिजारत करते, टैक्स अदा नहीं करते गवर्नमेंट को, मुगल सरकार को, मुगल हुकूमत को, लेकिन 3,000 रुपये सालाना अदा करते। तो इस तरह से अंग्रेज तिजारत में डोमिनेंट होते गए। इंशाअल्लाह हम आगे के जो कौम है फ्रांसीसी है और उसके बाद के दूसरे जो अहम निकात हैं उन निकात को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।